यह सिर्फ सूरज के ढलने का नाम नहीं है, यह एक पर्दा है जिसके पीछे वो दुनिया जागती है जिसका जिक्र हम दिन के उजाले में करने से भी डरते हैं। कुछ साए ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन नहीं होते बल्कि समय का इंतजार करते हैं। एक ऐसा ही इंतजार आज खत्म होने वाला है। स्वागत है आपका जी.जे. डार्क में। आज की कहानी एक ऐसे अभिशाप की है जो सदियों से एक खानदान का पीछा कर रहा है, एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर करें। कलकत्ता की भीड़भाड़ से लगभग 300 किलोमीटर दूर झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा वीरान कस्बा कृष्णगढ़। यह वो जगह थी जहां आधुनिकता ने अभी तक पूरी तरह से दस्तक नहीं दी थी। यहां के जंगलों में आज भी वो खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। आर्यन रॉय 25 साल का एक नौजवान जो शहरों की चकाचौंध में पला बढ़ा था। उसे पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, लेकिन आज वो अपनी पुरानी फैमिली जीप में सवार होकर कृष्णगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। वजह थी एक वसीयत, उसके परदादा जमींदार विक्रमजीत रॉय की वसीयत, जिसके मुताबिक आर्यन के 25वें जन्मदिन पर कृष्णगढ़ की पुरानी रॉय हवेली का मालिकाना हक उसे मिलने वाला था। सूरज ढल चुका था। जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रास्ता इतना सुनसान था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आर्यन की नजर सामने पड़ी। घने पेड़ों के बीच से एक विशाल जर्जर हवेली का ढांचा दिखाई दिया। रॉय हवेली सैकड़ों साल पुरानी। ईंटें काली पड़ चुकी थीं। दीवारों पर बरगद की जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। आर्यन ने जीप हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने रोकी। उफ, आखिरकार पहुंच ही गया। भगवान जाने पर दादाजी ने इतनी वीरान जगह पर हवेली क्यों बनवाई थी, और डैड ने भी कभी इस जगह का जिक्र क्यों नहीं किया। आर्यन ने जैसे ही गेट को धक्का दिया, एक आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वह चौंका। सामने एक आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ा आदमी, हाथ में एक पुरानी लालटेन, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में एक अजीब सा डर। छोटे मालिक, आप आ गए? हाँ, तुम रामदीन काका हो ना? वकील साहब ने बताया था तुम्हारे बारे में। जी मालिक, मैं इस हवेली का और इसके श्राप का रखवाला हूं। श्राप? कम ऑन काका, 21वीं सदी है। इन भूत प्रेतों की कहानियों से मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे बस मेरा कमरा दिखा दो, बहुत थक गया हूं। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लालटेन उठाई और हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो आर्यन की समझ से परे था। हवेली के अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन, धूल और कुछ और, जैसे सूखे हुए फूलों की बहुत पुरानी महक जो अब सड़ने लगी हो। रामदीन ने आर्यन को ऊपर की मंजिल पर एक बड़े से कमरे में पहुंचाया। यह आपका कमरा है छोटे मालिक, जमींदार विक्रमजीत जी का कमरा। उनकी मौत के बाद कोई यहां नहीं सोया। ठीक है काका, तुम जाओ, खाने का इंतजाम करो, सुबह देख लेंगे। एक बात याद रखिएगा मालिक, इस हवेली में रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे, कोई बुलाए, तो जवाब मत दीजिएगा, और खासकर जब तक पूर्णिमा का चांद लाल न हो जाए। इस कमरे का बड़ा आईना मत देखिएगा। ये क्या था? कुछ नहीं मालिक, पुरानी हवेली है, लकड़ी चटकती रहती है। सो जाइए। रामदीन चला गया, लेकिन अपने पीछे एक असहज कर देने वाली खामोशी छोड़ गया। आर्यन ने उन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और सो गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक आर्यन की नींद टूट गई। कमरे में तापमान बहुत गिर चुका था। उसे रूह कंपा देने वाली ठंड महसूस हो रही थी। उसे लगा कि कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा है। कौन? रामदीन काका? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा।
आर्यन ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी आदमकद आईना था जिस पर एक मखमली पर्दा पड़ा हुआ था। पागल हो गया हूं मैं भी। उस बूढ़े की बातों ने दिमाग खराब कर दिया है। आर्यन वापस लेटने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसने उसके खून को जमा दिया। यह आवाज हवेली के अंदर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। उस हंसी और घुंघरू की आवाज ने आर्यन की नींद को हमेशा के लिए उड़ा दिया था। वो पसीने से तरबतर बिस्तर पर बैठा था। उसने टॉर्च उठाई और कमरे से बाहर कॉरिडोर में निकला। कौन है वहां? रामदीन, अगर यह कोई मजाक है तो यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। उसकी आवाज खाली गलियारों में गूंज कर रह गई। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज कॉरिडोर के आखिरी छोर पर मौजूद लाइब्रेरी से आ रही थी। आर्यन लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। हैरानी की बात यह थी कि पूरी लाइब्रेरी में धूल थी, लेकिन उस डायरी पर धूल का एक कण भी नहीं था। विक्रमजीत रॉय, 1925। आर्यन ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही का रंग लाल था, शायद खून। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे अपने कानों में अपने परदादा की आवाज महसूस हुई। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। मैंने उसकी सुंदरता को देखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी भूख को नहीं देख पाया। वो नर्तकी नहीं थी, वो कामाक्षी थी, एक तांत्रिक जो अपनी जवानी को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए काली शक्तियों की पूजा करती थी। जब मुझे उसकी असलियत पता चली, मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने उसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन दीवार पूरी होने से पहले उसने मुझे श्राप दिया। उसने कहा था, विक्रमजीत, तू मुझे शरीर से मार सकता है, लेकिन मेरी रूह को नहीं। तेरे वंश का हर वो लड़का जो 25 साल का होगा, उसकी बलि चढ़ेगी और उसी खून से मैं दोबारा जन्म लूंगी। कल मेरा बेटा 25 का होने वाला है और मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। आर्यन के हाथ से डायरी छूट गई। 25 साल आर्यन का जन्मदिन कल था, यानी आज रात 12 बजे के बाद। उसने घड़ी देखी। 11:55। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। आर्यन को अचानक रामदीन की चेतावनी याद आई, जब तक पूर्णिमा का चांद लाल न हो जाए कमरे का बड़ा आईना मत देखिएगा। आर्यन लाइब्रेरी से भागकर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वो कमरे में पहुंचा और दरवाजा लॉक कर दिया। तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां वो आदमकद आईना रखा था। उस आईने पर पड़ा मखमली पर्दा अब नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। नहीं, ये कैसे गिर गया? मैंने तो इसे छुआ भी नहीं था। आर्यन की नजर आईने पर जम गई। उस धुंधले कांच में आर्यन को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन आईने के अंदर वाले आर्यन के पीछे कोई खड़ा था। एक महिला की आकृति, बाल खुले हुए, लाल साड़ी और पैर उल्टे। जन्मदिन मुबारक हो। कौन है वहां? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो आईने वाली औरत का हाथ आईने के अंदर से बाहर निकल रहा था। वो केवल परछाई नहीं थी, वो आईने की कैद से बाहर आ रही थी। उसका हाथ, जो सड़ा गला और हड्डियों का ढांचा मात्र था, धीरे धीरे कांच की सतह को पार कर रहा था। नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आर्यन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लॉक जाम हो चुका था। तभी घड़ी ने 12 बजाए। रामदीन काका, दरवाजा खोलो। आर्यन पलटा। आईना टूट चुका था और वहां कांच के टुकड़ों के बीच वो खड़ी थी, काल पिशाचिनी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। 100 साल का इंतजार आज पूरा होगा। तेरा खून
मेरी आ जाती है। कालपिशाचिनी की कटार हवा को काटती हुई नीचे आई, लेकिन आर्यन आखिरी पल में जमीन पर लुढ़क गया। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन पिशाचिनी वो चल नहीं रही थी। वो हवा में तैरती हुई उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। भागने की कोशिश बेकार है आर्यन। यह हवेली मेरा शरीर है और यह अंधेरा मेरी आत्मा। मुझे जाने दो। मेरा उस पाप से कोई लेना देना नहीं है जो मेरे परदादा ने किया। खून वही है, बदला वही होगा। पिशाचिनी ने अपना ठंडा हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाया। आर्यन का दम घुटने लगा। तभी दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज आई। जय मां काली, पीछे हटो डायन। रामदीन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। उसके हाथ में एक बड़ी मशाल थी। आग को देखकर पिशाचिनी एक पल के लिए पीछे हटी। मालिक, तहखाने में जाइए, रसोई के नीचे रास्ता है। इसकी अस्थियां वहीं दीवार में चुनवाई गई थीं। उन्हें जला दीजिए। जब तक वो नहीं जलेंगी यह पिशाचिनी अमर रहेगी। लेकिन तुम... बहस मत कीजिए, भागिए। आर्यन गिरता पड़ता तहखाने में पहुंचा। वहां घनघोर अंधेरा था। उसने अपनी टूटी हुई टॉर्च जलाई। सामने की दीवार पर ताजी ईंटें हटी हुई थीं और उस टूटी दीवार के अंदर एक कंकाल खड़ा था। कंकाल के पैरों में अभी भी वो घुंघरू बंधे थे। यही है, यही वो जगह है। आर्यन ने वहां रखा पुराना केरोसिन का तेल उस कंकाल पर छिड़क दिया। तभी उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया। बहुत देर कर दी तुमने। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। पिशाचिनी वहां खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने थे, रामदीन का खून। वो मुस्कुरा रही थी। तेरा खेल खत्म कामाक्षी। आर्यन ने जलती हुई माचिस कंकाल पर फेंक दी। आग की लपटें तेज हुईं और पिशाचिनी ने एक गगनभेदी दर्दनाक चीख मारी। जैसे जैसे हड्डियां जल रही थीं, पिशाचिनी का शरीर धुएं में बदल रहा था। देखते ही देखते वो काली राख बनकर हवा में बिखर गई। आर्यन वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग और पुलिस हवेली के बाहर खड़े थे। इंस्पेक्टर ने आर्यन को पानी पिलाया। मिस्टर रॉय, आप ठीक तो हैं? शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इस खंडहर में अकेले रात बिताना पागलपन था। मैं अकेला नहीं था इंस्पेक्टर। रामदीन काका, उन्होंने मेरी जान बचाई। वो ऊपर कमरे में। शायद पिशाचिनी ने उन्हें मार दिया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आ गई। रामदीन? कौन रामदीन? अरे वही जो इस हवेली की देखभाल करता था। बूढ़ा आदमी, हाथ में लालटेन। बेटा, तुम सदमे में हो। इस हवेली में पिछले 50 साल से कोई नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो मुझे कल रात ही मिले थे। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, मुझे तहखाने का रास्ता बताया। बेटा, रामदीन तो विक्रमजीत जमींदार का वफादार नौकर था। जिस रात विक्रमजीत जी मरे थे, उसी रात रामदीन ने भी इसी हवेली के फाटक पर फांसी लगा ली थी। उसे मरे हुए 70 साल हो चुके हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो कल रात जिसने उसे पिशाचिनी से बचाया, वो इंसान नहीं था? क्या वो रामदीन की आत्मा थी? आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक पुरानी जंग लगी चाबी थी, वही चाबी जो रामदीन ने उसे तहखाने के लिए दी थी। आर्यन ने गाड़ी के शीशे में देखा। पिछली सीट पर एक पुरानी लालटेन रखी थी जो बुझी हुई थी। कहते हैं वफादारी मौत के बाद भी नहीं मरती, और बदला कभी पूरा नहीं होता। आर्यन तो बच गया, लेकिन क्या सच में वो साए हमेशा के लिए चले गए, या वो लालटेन आज भी किसी मुसाफिर का इंतजार कर रही है? आज की रात बस इतना ही। अगर आपको अपने बिस्तर के नीचे से कोई आवाज आए तो नीचे मत झांकना। शुभ रात्रि।